जो लोग 20 साल के हैं उन्हें अपने रूटीन में कौन सी एक्सरसाइजेज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और अगर कोई 50 साल का है तो उन्हें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको हार्ट का अटैक नहीं आएगा या आपको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा या हार्ट की नलियाँ ब्लॉक नहीं होगी। ये एज के साथ होने वाली और आपके हेरिडिटरी के अनुसार होने वाले चेंजेस है। पर नॉर्मल फंक्शनिंग रखने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को प्रिजर्व रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंपाउंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कीजिए। बहुत सारे लोग चिंताजनक तरीके से बाहर से टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंट लेते हैं। नाउ दैट इज वेरी डेंजरस। आपका क्या मैसेज रहेगा फॉर 20s, फॉर 30s, फॉर 40s एंड 50s, स्पेशली 50s में अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसी कौन सी 5 एक्सरसाइजेज हैं जो ज़रूरी से ज़रूरी आपको करनी चाहिए। 20 इयर्स वाले जो बच्चे होते हैं, गेम्स आर द बेस्ट थिंग। सो सपोजिटली वो फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, 30-35 पे डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग, योगा एंड पिलाटिस इज द बेस्ट। परंतु अगर वो 50 पे पहुंच चुके हैं और अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं की है, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज या पिलाटिस या योगा में उनको हम आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। वन मोर रीज़न वाई आई थॉट कि मैं आपसे कनेक्ट करूं आज, बिकॉज आपके भी मैं बहुत सारे रील्स एंड सो मच इन्फॉर्मेशन यू आर ऑल्सो पासिंग ऑन फॉर बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, बट आपका एक फोकस रहता है हर कॉन्वर्सेशन में कि ये सब प्रिवेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका भी फोकस रहता है कि लाइफस्टाइल पे लोग ज़्यादा फोकस करें, सही खाने पे फोकस करें और सही तरीके से लाइफ को जिएं। सो मेरा एक वही पर्पज़ है कि मेडिसिन कम से कम यूज़ करके लोग कैसे हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। फॉर दैट रीज़न आज का कॉन्वर्सेशन मैं स्टार्ट करूँगी फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड आई वांट टू नो कि जो लोग 20 साल के हैं उन्हें अपने रूटीन में कौन सी एक्सरसाइजेज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और अगर कोई 50 साल का है तो उन्हें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो जो लार्जली चीज़ें शरीर में अफेक्ट करती है वो है बोन एंड जॉइंट, दैट इज अ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सेकंड इज हार्ट, दैट इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। थर्ड इज योर नर्वस सिस्टम यानी कि आपका ब्रेन। एंड फोर्थ इज अ हार्मोनल सिस्टम के जो भी आपका हार्मोन्स है वो। उसमें अगर हम कार्डियो की बात करें, जो हार्ट की बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज उसमें अफेक्ट करती है दैट इज एंड्योरेंस। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप चल रहे हो, आप स्किपिंग कर रहे हो, आप HIIT कर रहे हो, तो वो आपके हार्ट पे असर करती है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको हार्ट का अटैक नहीं आएगा या आपको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा या हार्ट की नलियाँ ब्लॉक नहीं होगी। ये एज के साथ होने वाली और आपके हेरिडिटरी के अनुसार होने वाले चेंजेस है हार्ट के अंदर, जो हर एक को अपने हेरिडिटरी और अपने एज के हिसाब से होती है। परंतु होता यह है कि अगर आप ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी जो आजू बाजू की नलियाँ है, जो कि पेरिफेरल जो वेसल्स हैं, वो एक्टिवेट होती है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से मुंबई जाना है और मेन हाईवे ब्लॉक है, परंतु आजू बाजू के जो रास्ते हैं वो अगर खुले हैं तो जो काम का सामान है वो आपके मुंबई तक पहुंच जाएगा। पर अगर एक ही हाईवे है, आजू बाजू का कोई रास्ता चालू नहीं है, तो अगर वो ब्लॉक हुआ तो वो सामान मुंबई तक पहुंच नहीं पाएगा और जो भी काम, जो भी फंक्शन है वो अटक जाएगा, आपका हार्ट अटक जाएगा। तो जो एक्सरसाइज करते हैं उनके हार्ट में यही फायदा होता है। अभी रिसेंटली बहुत अच्छे साइकिलिस्ट जो है यहाँ के, उनके केस में ऐसा हुआ कि वो साइकिलिंग करके 25 किलोमीटर साइकिलिंग करके उनको अनईजीनेस फील हुई। जब वो सूरत की कार्डियक हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे उन्होंने चेकअप करवाया तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है। जब एंजियोग्राफी हुई तो पता चला कि उनको 100% नली ब्लॉक है। LAD जो कि मेन वेसल है, जो मेन हाईवे है, जो सफ़ेद नस हम बताते हैं, वो 100% ब्लॉक है। पर फिर भी वो बच गए, उनको कोई इश्यू नहीं हुआ और प्रोसीजर होके वो बाहर निकल गए। मान लीजिए अगर कोई और होता और नॉर्मल रूटीन सेडेंटरी टीवी देखने वाला, ऑफिस बैठने वाला, तो अगर ये चीज़ 100% ब्लॉक उनमें होती तो शायद तक उनको और तकलीफ हो सकती थी। तो ये एक्सरसाइज का इन जनाब को फ़ायदा ये हुआ कि आजू बाजू की नलियों से वो ब्लड सप्लाई चालू रही और उनका हार्ट दबकते रहा। तो ये एक फ़ायदा हार्ट कार्डियोलॉजी में है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं कम होती। पर उसका मतलब ये नहीं है, आपको रूटीन कार्डियक चेकअप करवाना चाहिए, आपको ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, ये सारी चीज़ें करना ये तो आवश्यक ही है। दूसरा जो सिस्टम है जो बहुत अफेक्ट करता है और जो मेरी स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक की, दैट इज़ अ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अभी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें 3 चीज़ें आती है। एक तो मसल है
यानी आपके मांसपेशियां, दूसरा है बोन्स यानी हड्डियां, और तीसरा है जॉइंट्स। ये तीनों चीजें अलग हैं और तीनों के खुद के इंपॉर्टेंस है। अगर हम मसल की बात करें तो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट होने वाली चीज है बॉडी के अंदर। प्रॉब्लम यह है, साइंस यह है, विज्ञान यह है कि अगर आप अपना रूटीन काम करते रहे, रूटीन जिंदगी जीते रहे, रूटीन कमाई करते रहे और नॉर्मल अपने पारिवारिक लाइफ में आगे बढ़ते रहे, तो 30 साल के बाद यानी वंस यू आर बिकम 30, उसके बाद एवरी ईयर आपको 1% मसल लॉस होगा। यानी एवरी 10 साल में 10% मसल लॉस होगा और होगा। ये विज्ञान है, ये कोई मैंने इन्वेंट की हुई चीज नहीं है। ये आपको गूगल पे, चैट जीपीटी पे मिल जाएगा और इसका नाम है सार्कोपीनिया। सो मान लीजिए अगर आप 60-70 पे पहुंचते हैं तो काफी सारे मसल्स जो काम के हैं, जो आपके बॉडी के अंदर है, वो फैट के अंदर रिप्लेस हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज सार्कोपीनिया। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मसल्स हैं वो सलमान, शाहरुख, जॉन अब्राहम की तरह दिखने के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि उसमें से बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारे ब्लड सप्लाईज इसमें से निकलती है जो आपको हेल्दी रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको प्रिजर्व रखो, और इसको प्रिजर्व रखने के लिए कोई दवाई मेडिकल फील्ड में नहीं है, शायद इसीलिए इसको इतना प्रमोशन नहीं मिला है। तो इसको प्रिजर्व रखने के लिए दैट इज ओनली वन थिंग, जैसे आपने बताया, राशि ने बहुत क्लियरली बताया, दैट इज एक्सरसाइज, दैट इज वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अगर आपको वेट लिफ्ट करते हैं, आप जिम में जाते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप योगा करते हैं, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग पिलाटीज, ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग तबाता, एवरीथिंग, ये सारी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं मसल के ऊपर लोड आता है और वो मसल ग्रो होते हैं। दैट इज व्हाट यू वांट फॉर द हेल्थ ऑफ द मसल। जो दूसरी चीज है वो है बोन्स, और बोन्स जो होती है वो कैल्शियम की बनी रहती है। कैल्शियम को बोन्स के अंदर प्रिजर्व करने के लिए भी एक ही चीज है, वो है एक्सरसाइज। अगर आप बोन्स को लोड करेंगे तो जो कैल्शियम आपके शरीर में है वो बोन्स के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे और वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग बनेगा। उसके साथ उन केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी है आपके शरीर के अंदर। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, अगर आप कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो बहुत कैल्शियम आपके शरीर में से बाहर निकल जाएगा, आपके फूड में नहीं है। अगर कोई फूड में ही कैल्शियम नहीं है तो आपके बोन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो न्यूट्रिशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोन हेल्थ। थर्ड जो है वो है जॉइंट्स, और जॉइंट्स के लिए द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग, और वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। हम आज के पहले के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो हम जानते थे कि नीचे पलाठी मार के बैठते थे, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर रहे थे, चल के कहीं पे जा रहे थे। उनके जो जॉइंट्स थे, उनके जो सांधे थे, वो बहुत एक्टिव थे। तो उनके कारण, वो स्ट्रेचिंग के कारण, उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं कम होती थी। हमारे केस में बिकॉज वी आर यूजिंग दिस सोफा, वहाँ पे एलिवेटर, लिफ्ट से ऊपर आते हैं, गाड़ी में भी अगर बैठते हैं तो वो इतना कंफर्टेबल है कि जॉइंट कम से कम मुड़े। टॉयलेट्स भी हमारे बहुत अर्गोनॉमिकली कंफर्टेबल हो गए हैं। ये सारी चीज़ें एक तरह से जो हमें सहूलियत दी जा रही है, वो सारी चीज़ें एक तरह से हमें हमारी हेल्थ को नुकसान भी कर रही है। तो इन केस में मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको गांव की जिंदगी जीनी है, पर इस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इनकॉर्पोरेट सम रूटीन। आप अपने रोजिंदा जिंदगी में स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, मोबिलिटी के लिए, या तो स्ट्रेचिंग कीजिए, या योगा कीजिए, या पिलाटीज कीजिए, या आप कोई भी अपना ऐसा एक एक्टिविटी रखिए जिससे जॉइंट की मोबिलिटी बनी रहे। सो दैट इज द टू मेन सिस्टम। द थर्ड सिस्टम इज डेफिनेटली न्यूरोलॉजी, जो कि आपके दिमाग और आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम पे काम करती है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू एक्सरसाइज अगेन फॉर दिस न्यूरोलॉजिकल। बहुत सारे स्टडीज़ हैं जो बताते हैं कि अगर आप एक्टिव नहीं है तो आप में पार्किंसन, अल्जाइमर्स ये होने के चांसेस भी बढ़ते ही हैं, बिकॉज बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर आपके अंदर जो है वो कम हो जाते हैं। सो थर्ड इज ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम, एंड द फोर्थ इज हार्मोन। हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में बहने वाले ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके पूरे शरीर को चलाते हैं। मेल और फीमेल में हार्मोन्स अलग होते हैं, दोनों के खुद के इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज को लेके। जैसे अगर हम मेल की बात करें तो आफ्टर 40 टेस्टोस्टेरोन जो मेन हार्मोन है मेल का, और मैं ये किसी एक दिशा में या किसी एक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंस, टेस्टोस्टेरोन मेल हेल्थ में बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे सिस्टम्स में फायदा करता है।
और वो धीरे धीरे 40 के बाद थोड़ा लो होता है। बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे अंदर केमिकल्स हमें बाजार में मिलते हैं जो ये क्लेम करते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, पर सही मायने में अगर आप रिसर्च करोगे, अगर आप गूगल चैट जीपीटी, अगर आप पबमेड में सर्च करोगे, तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज द कंपाउंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। और वो बहुत ज़रूरी है। अगेन वहीं पे आके बात अटकती है कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए यहाँ पे हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर फिटनेस की तरह दिखो, पर नॉर्मल फंक्शनिंग रखने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को प्रिजर्व रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंपाउंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कीजिए। बहुत सारे लोग चिंताजनक तरीके से बाहर से टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंट लेते हैं, वो इंजेक्शन के तरीके से, जिसको हम एनाबॉलिक्स बोलते हैं। नाउ दैट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है। उसमें होता ये है कि आपको शॉर्टकट में बाहर से बहुत अच्छा महंगा वाला टेस्टोस्टेरोन को आपकी बॉडी में मिल जाएगा, जो कि वही काम करेगा जो आपका नेचुरल कर रहा है, शायद उससे अच्छा काम करे। पर होता क्या है, हमारी बॉडी में एक सेंसर होता है जो पकड़ता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है। तो वो सेंसर ये पकड़ लेगा कि हमारे बॉडी में तो बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन है, यानी अभी हमें वो टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में से पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो बंद हो जाएगा। और वो जब हम दवाइयाँ जब 6 महीने 8 महीने पे आप बंद करोगे, उसके बाद भी सालों तक आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो कभी वो नॉर्मल लिमिट पे नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ज़रूर है, खास करके यंगस्टर्स को जिनको जिम ट्रेनर्स या आपके दोस्त लोग टेस्टोस्टेरोन की या एनाबॉलिक्स की दवाई या इंजेक्शन रेकमेंड करते हैं टू लुक गुड, एक्चुअली वो शॉर्टकट लेके अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप नेचुरल तरीके से अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़े, उसके लिए आप एक्सरसाइज, कुछ अच्छे डाइट जो कि बहुत सारे अवेलेबल्स है, जिसके ऊपर हम बात आगे जाके कर सकते हैं, वो इनकॉर्पोरेट कीजिए, जिससे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ग्रेजुअली बढ़े। ये मेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, बिकॉज आफ्टर मेनोपोज, यानी कि एक बार 40 के बाद, 45 के बाद, मेनोपोज के बाद अगर आपके हार्मोन कम होते हैं तो बोन्स के अंदर से कैल्शियम और मसल्स के अंदर से भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे वॉश आउट होने चालू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। उससे अगर आपको बचना है तो भी आप किसी भी रिसर्च में देखिए, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट यही आएगा कि हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल विद गुड एक्सरसाइज। तो वही चीज़ है डाइट, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। तो ये सारे हार्मोनल इश्यूज जो मेल और फीमेल दोनों में है वो आप उससे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 20 साल के लोग जो बिज़ी होते हैं कॉलेज लाइफ में, 30s की एज में आके लोग हो जाते हैं बहुत बिजी फैमिली लाइफ में और करियर बनाने में, और 40 और 50 तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने कोशिश ही नहीं की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की। तो आपका क्या मैसेज रहेगा फॉर 20s, फॉर 30s, फॉर 40s एंड 50s, स्पेशली 50s में अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसी कौन सी 5 एक्सरसाइजेज हैं जो ज़रूरी से ज़रूरी आपको करनी चाहिए? आई थिंक 20 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनमें आप ये सब ज्ञान की बात हम अगर करते हैं कि वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, वो लोग का अलग ही जोन में और अलग ही एनर्जी लेवल होता है। तो उनकी एनर्जी को अगर आपको फिटनेस, वेल बीइंग, स्ट्रेंथ में चैनलाइज करना है तो आई थिंक द गेम्स आर द बेस्ट थिंग। सो सपोजिटली वो फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि वो खेलते खेलते साथ में उनके जो कोच होते हैं, उनकी टीम होती है, उसमें इम्प्रूव करने के लिए वो खुद ही कोई ना कोई एक्सरसाइज के तरफ वो टर्न हो जाएंगे। आप 20 साल के बच्चे को अगर जिम रोज़ भेजोगे तो उसमें इतनी सारी एनर्जी होती है कि वो बोर हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो लेफ्ट आउट कर जाएगा। पर अगर उसको रोज़ आप बैडमिंटन या फुटबॉल में भेज रहे हो तो वो जा पाएगा, और उसके साथ साथ उसको लग रहा है कि नहीं मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आ रहा है तो मुझे पावर बढ़ाना है, तो वो फिर धीरे धीरे जिम कॉर्पोरेट करेगा। उसको लगेगा नहीं मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो धीरे धीरे वो स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी करेगा। ऐसे करते करते वो 25-30 के आसपास जब पहुंचेगा, डाइट, न्यूट्रिशन, तो धीरे धीरे उसका एक पूरा प्रोग्राम बनता जाएगा। 30-35 पे डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग, योगा एंड पिलाटिस इज द बेस्ट। जो आपने बहुत एक बात कही कि 50 इयर्स पे टू गेट मोटिवेटेड टू डू वर्कआउट इज वेरी डिफिकल्ट, उनको हमें मोटिवेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही एज है। आइडियली तो मैं सोचूं कि हर एक को 30 से पहले ही ये करना चाहिए, परंतु अगर वो 50 पे पहुंच चुके हैं और अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं की है तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हम कोलेस्टेरॉल की, बीपी की, डायबिटीज़ की दवाइयाँ उनको दे रहे हैं, उसी तरह से काउंसिल करके
फैमिली मेंबर्स एक बार बैठ के उनको मोटिवेट करके धीरे 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 वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज या पिलाटीज या योगा में उनको हम आगे बढ़ाएं, और धीरे 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 करके, मैं ये नहीं कहता कि रोज के 1.5 घंटा या 2 घंटा, पर इफ दे डू 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में वो जो कान में म्यूजिक डाल के वॉक करना इज नॉट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज है ही नहीं, वो टहलना एक्सरसाइज है ही नहीं, वो हमारे मजे के लिए है। जैसे आप टीवी देख रहे हो, जैसे आप बैठ के गूगल सर्च कर रहे हो, वो टहलना वही है। एक्सरसाइज यानी आपको आपके बॉडी में स्ट्रेस जनरेट करना है, तभी एडेप्टेशन आएगा। तो वो करने के लिए आपको 30 मिनट्स उनको मोटिवेट करना ये बहुत आवश्यक है। फॉर सम बेसिक मूवमेंट, यस, फॉर सम बेसिक मूवमेंट। अभी ये जानना जरूरी है कि हम एक्सरसाइज में करते क्या है। काफी सारे जो मेरे पेशेंट्स, मेरे दोस्त या हमारे जो भी रिलेटिव्स है, ये मानते हैं कि हम जिम जाके बॉडी बनाते हैं। एक्चुअली दैट्स अ मिथ, वो एक गलत बात है। हम जिम में बॉडी बनाते नहीं हैं, हम जिम में बॉडी को नुकसान करते हैं, हम जिम में बॉडी को तोड़ते हैं, हम जिम में मसल तोड़ते हैं, हम जिम में मसल टेयर करते हैं। और जो बॉडी बनती है वो वहां से जब हम घर आते हैं, घर पे रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं, तब वो बॉडी बनती है, रिकवरी में बॉडी बनती है। तो वो तोड़ना वो एक्सरसाइज है। चाहे आप जिम में करो, चाहे आप योगा में चलो, चाहे आप 42 किलोमीटर फुल मैराथन दौड़ो, चाहे आप आयरनमैन करो, वहां पे जो आप तोड़ते हो, जब आप बॉडी को नुकसान करते हो, वो तोड़ना है। और उसके बाद की जो रिकवरी है, उसमें एक्चुअली बॉडी में एडेप्टेशन चेंजेस होते हैं, जिससे आपको हेल्थ बेनिफिट होता है। तो जितना जरूरी एक्सरसाइज है, जितना जरूरी एक्सरसाइज, क्योंकि ज्यादातर बातें एक्सरसाइज की होती है, ज्ञान की बातें एक्सरसाइजेस पे होती है, पर उससे ज्यादा जरूरी साइंस के हिसाब से रिकवरी है। और रिकवरी यानी आप कितना आने के बाद आराम करते हैं, क्या बहुत सारी मोडालिटीज हैं जो रिकवरी पे है, वो इतनी ही जरूरी है जितनी एक्सरसाइज जरूरी है। सो डॉक्टर, आई थिंक रिकवरी की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स फीडिंग योर मसल्स द राइट न्यूट्रिशन घर पे आने के बाद। दूसरी दो जो नई चीज़ें आई हैं, जैसे कोल्ड बाथ्स, या फिर अगर हम वार्म अप की बात करें और स्ट्रेचिंग की बात करें पोस्ट एक्सरसाइजेज, इज दैट ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ रिकवरिंग? ऑफ कोर्स, यानी रिकवरी इज, एज वी डिस्कस, अगर हम फिटनेस की बात करें तो 1/3 इज ट्रेनिंग, 2/3 इज रिकवरी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जानकारी में लोग हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप भी जानते होंगे, जो सुबह 1 घंटा जिम में गए, वेट ट्रेनिंग की या तो रनिंग की, और उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सर्जन है तो अपना काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, फिर रात को घर आने के बाद फैमिली के साथ वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फिर 11 बजे 12 बजे सोने के बाद, टीवी देख के लेटे लेटे सोने के बाद, फिर वो या तो कोई अगर पान खाता है, सिगरेट पीता है, उसके बाद सोने के बाद वो 5 घंटे सोने के बाद सुबह उठ के वापस से तैयार होकर जिम में जाता है। 2-3 महीने ये करने के बाद उनका सवाल यही होता है, बॉडी में फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज रिकवरी का टाइम ही नहीं है। आप जिम गए तो आपका फिटनेस या आपका हेल्थ नहीं बनने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है रिकवरी में, दैट इज स्लीप। और वो अब तो इतनी सारी स्टडीज़ हैं कि आप ये कोलेस्टेरॉल की बात करो, आप कैल्शियम की, विटामिन की, ये सारी जो भी दवाई की कंपनी वालों ने उड़ाई हुई, बड़ी बनाई हुई बातें हैं, वो सब दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे स्लीप है। और प्रिसाइजली 7 से 9 घंटा सोना, जो कि आज के समय में बहुत डिफिकल्ट है, पर वो एक ड्रग प्रिस्क्रिप्शन है, वो एक दवाई का एक पर्चा है कि 7 से 9 यानी एवरेज 8 घंटा सोना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी रिकवरी है, क्योंकि उसी में आपका बॉडी जो होता है रीजनरेट होता है। उसके भी 2 स्टेजेस हैं स्लीप के, जिसके ऊपर हम पूरा एक बड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, पर ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि नॉन आरईएम एंड आरईएम स्लीप, उसमें पहले 1.5 घंटे के बाद की जो आरईएम स्लीप है, उसमें एक्चुअली आप इमोशनली भी रीजनरेट होते हो, आपके न्यूरॉन्स है, यानी आपके जो दिमाग है वो भी रीजनरेट हो रहा है, और जो आपने एक्सरसाइज की हुई है मसल्स, वो भी रीजनरेट होती है। तो अगर आप उसको कट शॉर्ट कर रहे हो कि नहीं मैं तो 5 ही घंटे का आराम करूंगा, रात को मेरे पास टाइम नहीं है, देन जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट आपको मिलना ही नहीं है, वो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट। और इसीलिए जितना फोकस आप एक्सरसाइज में करें, उतना ही फोकस आप रिकवरी में करें। तो एक तो ये स्लिप हो गया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक चीज़ समझने के लिए है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन की बात करें तो 2 चीज़ें हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि मुझे पानी पीना है, मैंने बोतल उठाई, पानी पी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है।
सेकेंड थिंग जो मेरे कमांड पे चलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड थिंग इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, विच इज लाइक मेरा हार्ट अभी दबक रहा है, धक 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 धक, मेरे फेफड़े अभी सांस ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, मेरी किडनी अभी काम कर रही है। वो सारी चीजें मेरे कमांड पे नहीं है, मेरे कहने पे नहीं है, वो अपने आप से काम कर रही है। तो उसको चला रहा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। उसके दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक यानी फ्राइट एंड फ्लाइट, यानी अगर आपको मान लो कोई डर है, कोई आप ऐसी जगह पे हो, जंगल में हो, शेर है, या तो आप यहाँ पे बैठे हो, आपको किसी के हमले का डर है, तो वो सिस्टम काम लगती है। अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादातर आज की जो भी ट्रेनिंग है या तो ज्यादा मोटिवेशन है, वो उसी सिस्टम को ट्रेन करने की तरफ है। पर हकीकत यह है कि हम सारे लोग सेफ हैं, यहाँ पे कोई मेरे पे हमला नहीं करने वाला, आप पे भी नहीं करने वाला है। दूसरा जो सिस्टम है विच इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो आराम और डाइजेशन के लिए है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे जो भी सारे ऋषि मुनियों का डेवलप किया गया साइंस है, जो योगा है, वो सारी चीजें फोकस है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। वेगस नर्व, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है, दैट इज वेगस नर्व, उसको स्टिमुलेट करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में हम सारी जो चीजें हैं वो हाइपर एक्टिव और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके कारण रिकवरी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के ज़्यादा बेनिफिट में है, तो वो हमें कम मिल रही। इसी के कारण फिटनेस, हेल्थ और सारी चीज़ों का बेनिफिट हमें कम मिल रहा है। तो जब हम रिकवरी की बात कर रहे हैं तो वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन वेगस नर्व स्टिम्युलेशन। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे आप घर बैठे बैठे आपके वेगस नर्व को स्टिम्युलेट कर सकते हो। और ऐसे सिंपल उपाय है, जैसे कि आप बैठे हो और पीछे ओमकार का म्यूजिक बज रहा है, गायत्री मंत्र बज रहा है, वो भी आपके पैरासिम्पैथेटिक। और ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल बाबा जी बात कर रहे हैं, ये विज्ञान है जो जर्मनी, यूएस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए सारे रिसर्च हैं कि उससे, ओमकार से आपके अंदर वेगल नर्व स्टिम्युलेट होती है। जैसे मैडम ने बताया कि सोना बाथ, स्टीम बाथ, कोल्ड इमर्जन, जैसे आप कोल्ड बाथ ले रहे हो, आज हम सारे बहुत अच्छे से गीजर्स फिट करवा रहे हैं। और जब हम घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट को बताते हैं कि गर्म पानी 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए, शावर के 5 सेकंड के अंदर आना चाहिए, शावर के अंदर, हमें वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। और ज़्यादा एडवांटेज ये है, अगर आप कोल्ड शावर लीजिए, कोल्ड बाथ लीजिए, उससे भी आपके वेगल नर्व जो होती है वो स्टिम्युलेट होती है, रिकवरी होती है। सेकेंड थिंग, अगर आप स्टीम बाथ, सोना बाथ ले रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आपको रिकवरी हो रही है। अगर आप कोल्ड इमर्जन कर रहे हैं, यानी अगर आप कोल्ड बाथ ले रहे हैं, आइस बाथ ले रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको रिकवरी, मसल सोरनेस, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है। और ये सारे विज्ञान है। ऑफ कोर्स रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीक में एक बार कोल्ड बाथ ले रहे हैं, कोल्ड इमर्जन ले रहे हैं, अगर वीक में 2 बार सोना बाथ, स्टीम बाथ ले रहे हैं, अगर आप 8 घंटे की आराम से नींद ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपके रिकवरी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और अगर आपकी रिकवरी अच्छी है तो जो भी कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, जो भी कोई एफर्ट्स दे रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट दुगना या तिगना मिलेगा। ज़्यादा कम एक्सरसाइज करने से, कम एफर्ट करने से रिजल्ट्स आपको डबल मिलने के साइंटिफिक पुरावे हैं। थैंक यू सर, वेल नोटेड। आई थिंक आपने रिकवरी के सिंपल स्टेप्स जो हैं, जो आपने बताए, कोल्ड बाथ या फिर ओम चैंटिंग, फॉर मी आई थिंक इट वुड बी डीप ब्रीदिंग ऑल्सो एट होम, एंड सिंपली रिलैक्सिंग, आंखें बंद करके कभी लेट जाना, एंड स्लीप पे फोकस करना, जो आपने बोला 7 से 9 घंटे, डिपेंड्स, हर एक का अलग टाइम होगा। पर सर कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। नाउ आई वांट टू कम टू नो अबाउट योर स्केड्यूल। यू आर सच अ बिजी ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आप फिटनेस में भी यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन योर हेल्थ। तो आप कैसे अपना स्केड्यूल बनाते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं? कोल्ड बाथ या सोना कब कब करते हैं? कैन यू गिव अस अ लिटिल बिट अबाउट योर स्केड्यूल? या ऑफ कोर्स। सो बिफोर दैट यू मेंशन्ड अबाउट ब्रीदिंग, बहुत राइटली। ब्रीदिंग यानी जो श्वास है, जो मुफ्त का हमें दिया हुआ चीज़ है, अगेन दैट हैज़ बहुत रिसर्च किया गया है उसके ऊपर। हम अगर योग शास्त्र की बात करें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हम उसमें मानते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड हार्वर्ड के आप पबमेड में रिसर्च ढूंढे, ब्रीदिंग के ऊपर इतना रिसर्च हुआ है कि आप 4 सेकंड या इन्हेलेशन करें, सांस अंदर ले, 4 सेकंड तक आप सांस रोके
और 8 सेकंड धीरे धीरे सांस बाहर निकाले, यानी आपका जो बाहर निकालने का टाइम है वो अंदर लेने के टाइम से बाहर निकालने का टाइम डबल है, तो आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट है। अगेन एज वी डिस्कस, उसके वेगल टोन उससे बहुत बढ़ता है। अब ये चीज़ तो ऐसा है कि जो वो चाय के टपरी वाला या कोई भी आदमी बैठे बैठे कर सकता है, उसके लिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पर देखने वाली चीज़ ये है कि जो हमारे पास है, जो हमें पता है, जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, वो चीज़ भी हम अवॉइड करके ज़्यादा जो है वो मोबाइल पे दी हुई चीज़ें फॉलो करते हैं। सो दिस इज ब्रीदिंग, एज राशि वेरी rightly mentioned, is one of the best equipment for you to develop recovery and to get focused. Focus होने के लिए भी वो ज़रूरी है और recovery के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। Second thing about the schedule, so yeah, of course we all have struggled a lot. हम सब जब हम प्रैक्टिस चालू हुई थी या ऑर्थोपेडिक्स जब शुरू किया था, तो वही एक जज्बा रहता है कि 18-20 घंटे काम करने का, और सालों तक ऐसा काम किया है। दैट वाज अ पैशन। वो एड्रीनालिन पे चलने वाला पूरा सिस्टम था कि कुछ भी हो, काम करना है और बहुत करना है। पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है। कि आई डोंट नो आपके टाइम में, पर पीछे पहले ऐसे स्कूटर आते थे जिसमें एक चौक होता था कि वो चौक करे तो अचानक से स्कूटर चालू हो, और फिर भागने लगे, फिर आपको चौक बंद कर देना है। पर वो चौक बंद करना है, अगर आप चौक चालू रख के स्कूटर घुमाते रहें तो वो इंजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो हाइपर, अगर आपको आपकी गाड़ी, आपका स्कूटर, आपका गाड़ी, आपका शरीर लंबा चलाना है, उससे काम लेना है, तो डेफिनेटली आपको कूल डाउन होना पड़ेगा। जिसमें इफ़ यू आस्क अबाउट माई स्केड्यूल, आई मेक श्योर दैट एटलीस्ट 40 मिनट्स ऑफ कोई भी एक्सरसाइज सुबह हो, उसके बाद रिकवरी का टाइम मिले। नाउ देयर इज़ अ साइंस अगेन कि अगर आप वेट ट्रेनिंग जिम में कर रहे हैं तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेचिंग आप कीजिए, जिससे अगेन आपके जो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ी एक्टिवेट हो, आपका रिकवरी हो। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए आप कूल डाउन होइए। यानी डेफिनेटली जब आप जिम में या जब आप दौड़ रहे हैं तो वो भाग मिल्खा भाग वाले या लक्ष्य वाले जो भी एकदम हाइपर एक्टिवेटेड म्यूज़िक ही सुन रहे होंगे, जिससे आप ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो। नाउ जब आप एक ट्रांजिशन कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद जिम जाने के बाद हम अदानी अंबानी तो है नहीं कि पैसे आते रहेंगे, सर कोई अपने काम में जाएगा। तो अगर हम काम पे जा रहे हैं तो वहाँ वापस से हम हाइपर एक्टिवेटेड होंगे हमारे काम में, क्योंकि हर एक को स्ट्रगल होती है। तो उसके बीच में, ये दोनों के बीच में आपको कूल डाउन होना ज़रूरी है। तो उस तरह का म्यूज़िक जिससे आप कूल डाउन हो रहे हो, डीप ब्रीदिंग, ऑफ कोर्स स्लो इनहेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन, ये सारी चीज़ करके थोड़ा सा कूल डाउन, आंखें बंद करके अगर शवासन में आप रह सको, इन सारी चीज़ों से आप अगेन आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा एक्टिवेट करते हैं। देन यू आर फ्रेश, देन यू गो टू योर वर्क। जब आप वर्क में जाते हैं उसके बाद अगेन पूरा दिन जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया, हमें वर्क तो करना ही पड़ेगा, हम सबको 8 घंटे 9 घंटे। उस दौरान हाइड्रेशन, यानी कि एटलीस्ट 2.5 साढ़े 3 लीटर पानी या लिक्विड जाना चाहिए। न्यूट्रिशन, यानी अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे बॉडी को कम से कम, अगर हम सांसें ले रहे हैं तो 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन की आवश्यकता है, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये सारे विज्ञान, सारे साइंटिस्ट, सारे रिसर्च कह रहे हैं। ये मेरी और राशि जी की बात नहीं है, एवरीबडी इज सेइंग दैट। वो आप रिसर्च कर सकते हो। और सही मायने में वेजिटेरियंस इंडियन के लिए 1 ग्राम पर केजी, यानी अगर आप मान लीजिए 65 किलो के हो तो 65 ग्राम प्रोटीन आपके डाइट में होना, इट्स अ बिग चैलेंज। आप एक बार किसी भी ऐप पे या किसी भी डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से एक बार अपना डाइट चेक करवाइए। हार्डली आप 35 से 40 ग्राम पहुंच रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो उसका मतलब ये हुआ, अगर आप 25 ग्राम प्रोटीन आपके शॉर्ट हो तो आप यू आर इन अ कैटाबॉलिक फेज। आपका जो भी मसल, आपके जो भी बॉडी में जो प्रोटीन की आवश्यकता है, जो माल सामान, ईंटें, सीमेंट पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच ही नहीं रही है, तो कैसे वो मकान खड़ा रहेगा। सो अगेन डे टाइम में न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन नाइट टाइम आई मेक श्योर दैट आई वाइंड अप माई डे, यानी कि शाम को 8 बजे तक हो सके तो कूल डाउन हो जाए। उसके बाद ऐसा तो होता नहीं है कि आई ट्राई टू टेक माई मील बिफोर 7 बजे तक अगर आप अपना लास्ट मील ले सको तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके भी बहुत सारे रिसर्च हैं कि उससे आपका डाइजेशन, आपकी सारी चीज़ें, इवन स्लीप, अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मशीनरी है, जो फैक्ट्री है अंदर पेट वाली, वो तो चालू रहेगी, तो नींद कैसे आएगी। तो वो फैक्ट्री जो है उसको रात को 10-11 बजे ताले लग जाए तभी आपको अच्छा
स्लीप आएगा। तो आई मेक श्योर कि 7 बजे जैसा अगर आपने डाइट फिनिश कर दिया और उसके बाद कोई भी आपका काम है या सोशलाइजेशन है या आपको जो शौक है वो थोड़े किए, उससे क्या होता है अगेन दैट द बॉडी इज ऑल अबाउट केमिकल्स। आपका जो पूरा परसेप्शन है, आप जो पूरा जी रहे हो, वो सारे केमिकल्स है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने जलेबी रबड़ी खाई और आपको अच्छा लगा, तो ये नहीं है कि वो जलेबी या रबड़ी में कोई चीज़ है, वो आपने खाया और आपके अंदर से सीरोटोनिन निकला तो आपको फील गुड फैक्टर हुआ। किसी को रबड़ी जलेबी से हो सकता है, किसी को जिलाटो से हो सकता है। सेम अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको चिकन टिक्का देख के उसमें से सीरोटोनिन आएगा, अगर कोई जैन है तो उसको वही देख के उसमें से उसको ऐसे केमिकल्स आएंगे एसिटाइलकोलिन के, उससे उससे नफरत हो जाएगी। चीज़ तो वही है, यानी उस चीज़ में, उस डिश में या उस पदार्थ में, उसमें तो कुछ नहीं है, जो है वो आपके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको आपकी बॉडी को ऐसे डेवलप करना है कि सही चीज़ों से आपके अंदर सीरोटोनिन निकले और खराब चीज़ों से आपके अंदर खराब वाले न्यूरोट्रांसमीटर निकले। तो ऐसे ही नेचुरली आपका जो फ्लो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। यानी जो 8 से 11 का टाइम है उसमें आप कूल डाउन हो रहे हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं, आपके अंदर सीरोटोनिन या ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको कूल डाउन होने के लिए इंपॉर्टेंट है वो हो रहा है। और अराउंड 10-10:30 यू ट्राई टू स्लीप सो दैट आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप आ जाए। स्लीप के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर स्लीप। अश्वगंधा जो हमारे पुराने चीज़ों में होता है, अगेन दैट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट, उससे स्लीप में फ़ायदा होता है। थोड़ा सा आपका कॉर्टिजोल लेवल डाउन होता है। और सेकेंड थिंग, गैजेट से थोड़ा अगर आप 1-2 घंटा सोने से पहले दूर रह सके, जो कि मेरे हिसाब से आज के ज़माने में बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा मुझे लगता है कि तप है, तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। बिकॉज वो भी एक रिसर्च है कि अगर आप ब्लू स्क्रीन से एक्सपोजर ले रहे हैं तो आपके अंदर मेलाटोनिन, यानी कि आपको जो स्लीप देने वाला केमिकल है, उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप रीडिंग कर सके 10 to 20 मिनट्स, अगेन उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। देन यू कैन हैव अ गुड स्लीप एंड दैट प्रॉबेबली इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर योर बॉडी। आपके शरीर के लिए यही बेस्ट कर सकते हैं आप। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट और अच्छी आदतें अपनाना, छोटे छोटे चेंजेस लाइक टाइमली ईटिंग डिनर्स, और अपने बेड टाइम को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए। एंड इसके लिए रीडिंग है या गैजेट से दूर रहना है, ब्लू लाइट से दूर रहना है, रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मैट्रेस कैसा होना चाहिए, आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं। डॉक्टर वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच फॉर दिस।